एवरीवन, वेलकम टू आसमान आईएएस 9 जुलाई करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पहला आर्टिकल है यूएन रिपोर्ट ऑन जूनोटिक डिसीजेस। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी और इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट ILRI ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें ये कहा गया है कि 60% of the known infectious disease in humans and 75% of all emerging infectious diseases are zoonotic। यानी कि 60% infectious disease जो कि humans में हो रहे हैं और 75% आने वाले जो infectious disease है वो zoonotic होंगे। ओके, ये जो रिपोर्ट है ये 6 जुलाई 2020 को वर्ल्ड जूनोसिस डे के मौके पर पब्लिश की गई है। इसका जो मेन फोकस है वो ये है कि जो आगे फ्यूचर में जूनोटिक डिसीज का आउटब्रेक होगा, जिस तरह से अभी कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है जिसको माना जाता है कि ये भी बैट से आया, चमगादड़ को खाने की वजह से आया है, तो इस तरह से कई सारे जूनोटिक डिसीज जो हैं वो आगे फ्यूचर में आ सकते हैं। उनका क्या नेचर होगा, कैसे ये जो वर्ल्ड है, इमर्जिंग वर्ल्ड है, वो उनसे ट्रीट करेगा। और इसके कई सारे रीजंस है जो कि ह्यूमन एक्टिविटी ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि जूनोसिस या जूनोटिक डिसीज होते क्या है। देखिए, नाम में ही लिखा है जूनोटिक। जू वर्ड का यूज हम करते हैं एनिमल्स के लिए। तो यहाँ पे ऐसे डिसीजेस जो कि एनिमल बॉर्न है, जिनके जो सोर्सेस हैं वो एनिमल से हैं, उनसे उत्पन्न होने वाले जो डिसीजेस होंगे वो जूनोटिक डिसीज कहलाएंगे, यानी कि एनिमल से इंसान में फैलना। ये जो इन्फेक्शंस हैं वो बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं नेचर में। अब यहाँ पे एक बात क्लियर है कि इसमें जो मेन रोल है वो होता है एनिमल्स का। ये सारे इन्फेक्शंस जो हैं वो एनिमल से ही होते हैं। कई सारे एग्जाम्पल हम इसके देख चुके हैं ऑलरेडी, जैसे कि स्वाइन फ्लू है, इबोला है, मलेरिया है, एड्स है, सार्स, ये सारे जो है, निपा वायरस जो कि केरला में आया था, ये सारे जो है वो जूनोटिक डिसीज है। कहीं ना कहीं इनके जो रूट कॉजेस है वो एनिमल बॉर्न है। ये किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनिमल सलाइवा, ब्लड, यूरिन, फीसिस एक्सेट्रा। यानी कि ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे एनिमल काफी ज्यादा है तो ऑब्वियसली हम उन एनिमल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, उनके वेस्ट के कांटेक्ट में भी आएंगे, तो वहां से ये ह्यूमन में फैल सकता है। ज्यादातर ये अटैक करता है किड्स पे या फिर एल्डर पर्सन पे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है। जैसे कि आपने अभी देखा कोविड-19 के समय कहा जा रहा है कि बच्चे और बूढ़े घर से बाहर तभी निकले जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, तो उसी तरह से यहाँ पे जितने भी जूनोटिक डिसीज होते हैं वो उन लोगों पे ज्यादा अटैक करते हैं जिनकी इम्यूनिटी काफी वीक होती है। अब हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी हो सकता है एनिमल से। जैसे कि मान लीजिए कोई एनिमल किसी पर्टिकुलर जगह पे है, वहां पे उसका कोई वेस्ट मटेरियल रह गया है, वो वहां से चला गया, उसके बाद हम उस जगह पे जाते हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, जो वेस्ट मटेरियल वहां पे रहेगा, उसके कांटेक्ट में भी अगर हम आते हैं जो कि कंटामिनेटेड है, तो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि हमें कोई डिसीज हो सकता है। इसीलिए इसके प्रिवेंशन में कहा जाता है कि बार बार हैंड वॉश करते रहें, और एनिमल्स अगर कभी बाइट करते, स्क्रैच करते हैं तो उस जगह को भी फिर हम अच्छी तरह से ट्रीट करवाएं। ठीक है, मेन यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि अवॉइड कंज्यूमिंग रॉ और अनकुक्ड एनिमल मीट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है अभी इमर्जिंग वो यही है कि अननेचुरल तरीके से जो एनिमल मीट है उसे कंज्यूम किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पे। तो उसे अगर हम कंज्यूम करते हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है जूनोटिक डिसीजेस की। ओके, आगे हम देखते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे बचा जा सकता है, या क्या ऐसी चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप डायग्राम में डिफॉरेस्टेशन एंड अदर लैंड यूज चेंजेस। जितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी उतना बढ़ता जा रहा है। अगर हम एनिमल के हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमन के कांटेक्ट में आएंगे। फिर है इलीगल एंड पुअरली रेगुलेटेड वाइल्ड लाइफ ट्रेड। अब यहाँ पे
अगर इलीगल ट्रेड होता है या पुअरली रेगुलेटेड होता है, ठीक से उसकी कोई प्लानिंग नहीं है या ठीक से नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि लोग जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं एनिमल्स के, बहुत बुरी तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है, हम उन्हें छूते हैं, तो उससे क्या होता है जो एनिमल्स हैं जो कि जिन्हें किसी भी तरीके से गंदे तरीके से लाया जा रहा है, तो उनमें अगर कोई डिसीज होती है तो वो ह्यूमन में फैलने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इंटेंसिफाइड एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। अगर लाइव स्टॉक प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड है, यानी कि वहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, एक छोटे से रूम में हमने बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पोल्ट्रीज को रख लिया है या एनिमल्स को रख लिया है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा संभावना हो जाती है कि जो डिसीज है वो एक से दूसरे में फैल जाएगी, सारे एनिमल्स में भी फैल जाएगी और एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन में भी फैल जाएगी, क्योंकि जो उसे ट्रीट कर रहा है वो भी उससे अफेक्टेड होगा। फिर है क्लाइमेट चेंज। देखिए क्लाइमेट चेंज होने की वजह से काफी सारे एनिमल्स जो हैं वो अफेक्टेड होते जा रहे हैं। अब एनिमल्स अफेक्टेड हो रहे हैं तो वही चीज एनिमल बॉर्न डिसीज जो है वो धीरे धीरे ह्यूमन में आ जाती है, क्योंकि ह्यूमन एनिमल कांटेक्ट को रोका नहीं जा सकता है। और लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आज के समय में ये चीज काफी ज्यादा देखी जा रही है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये एक तरह का निषेध या रेजिस्टेंस है जो कि एनिमल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में खुद ही डेवलप हो जाता है, और इसकी वजह से उन्हें कोई भी एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल्स का असर ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी एनिमल को कोई बीमारी है तो उसके अंदर अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो हम उसे कोई भी दवाई देंगे ना जो कि एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल, एंटीबायोटिक्स है, उसे उसका असर ही नहीं होगा। अगर असर नहीं होगा तो हम उसे क्योर नहीं कर सकते, और क्योर नहीं कर पाएंगे तो वो एक से दूसरे में फैलती हुई चली जाएगी, काफी लंबी चेन बन जाएगी। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसकी वजह से आज के टाइम पे इतनी लंबी चेन बनती जा रही है। और इसी के रिजल्ट में हम क्या देखते हैं, जो भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है ना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए। ओके, तो वो फैलती चली जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कार्टसा एक्ट। कार्टसा एक्ट क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस। यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेटमेंट रीड कीजिएगा। कार्टसा इज अ यूएस फेडरल लॉ दैट इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। सेकेंड है, इट इंक्लूड्स सैंक्शंस अगेंस्ट कंट्रीज दैट एंगेज इन significant transactions with Russia's defense and intelligence sectors. Third statement है, the USA has reiterated its position on CAATSA in the context of India's planned jet fighter deal with Russia at an estimated rupees 18,148 crore. वीडियो को पॉज कीजिए, शांति से स्टेटमेंट्स को रीड कीजिए, समझिए और फिर आंसर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। देखिए अगर स्टेटमेंट सही है तो ये क्या कहना चाहते हैं, कार्टसा जो है ये है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यानी कि अमेरिका ने, यूएसए ने ऐसा एक एक्ट बनाया जिसके थ्रू वो अपने सभी एडवर्सरीज को सैंक्शंस के थ्रू काउंटर करेगा, यानी कि लड़ाई करने नहीं जाएगा, सीधे उस पर बिजनेस के लिए सैंक्शन लगा देगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देगा कि हाँ आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे जो एलाइज कंट्रीज हैं उनसे ट्रेड नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, उसका इकोनॉमिक डाउनफॉल हो जाएगा। और ये जो सैंक्शंस है ये यूएस ने लगाए हैं ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया पे। आपको पता है ईरान को लेके न्यूक्लियर डील वाला जो मामला है यूएसए उससे बिल्कुल सहमत नहीं होता है। नॉर्थ कोरिया और रशिया जो है, यहाँ पे रशिया को क्यों ये काउंटर करना चाहता है, क्योंकि आपने देखा है रशिया जो है वह हमेशा से ही डिफेंस सेक्टर में काफी ज्यादा इमर्जिंग पावर रहा है। वर्ल्ड पावर में अगर हम देखते हैं तो डिफेंस सेक्टर में या ये जो हमारी मिलिट्री सेक्शन है इसमें रशिया काफी पावरफुल है। जितनी भी डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी रशिया के थ्रू यूज की जाती है। तो
अमेरिका बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेगा कि यूएस की पावर कम हो और रशिया जो है वो वर्ल्ड पावर की तरह इमर्ज हो, इसीलिए वो उस पर सैंक्शन लगाना चाहता है। और रशिया की काफी सारी पॉलिसीज ऐसी रही हैं, जैसे उसने क्रीमिया को अभी अपने अंडर में किया, तो यूएस जो है वो उससे सहमत नहीं है। सेकेंड थिंग जो इन्होंने कही वो ये है कि रशिया के साथ साथ जो कंट्रीज रशिया के साथ ट्रेड करेंगे उन्हें भी यूएस जो है वो काउंटर सैंक्शन एक्ट लगा सकता है। ओके, थर्ड थिंग यहाँ पे है कि इंडिया ने अभी अभी रशिया के साथ कुछ फाइटर जेट्स के लिए डील की है, तो इंडिया के लिए भी क्या लॉस हो सकता है, यहाँ पे काफी सारे लॉसेस हैं। तो यहाँ पे हमारे तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। आगे हम देखते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है उसने रशिया से 21 मिग-29 फाइटर जेट्स और 12 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो अगर हम रशिया के साथ ये डील करते हैं तो अमेरिका क्या करेगा, हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देगा। साथ ही साथ वो अपने अलाइज कंट्रीज से बोल देगा कि भाई इंडिया के साथ आपको डील नहीं करनी है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना है, सब लोग इन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दो, सैंक्शन लगा दो। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया को काफी बड़ा लॉस देखना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर इंडिया के सामने एक और चुनौती है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस जो है वो हमेशा से ही काफी फ्रेंडली रहे हैं। जब भी हमें जरूरत पड़ी है तो रशिया ने हमारा साथ दिया है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या फिर पॉलिटिकली हो। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। इवन हम अपने ज्यादातर डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट्स के लिए, चाहे वो मिसाइल्स हो या फिर फाइटर जेट्स हो, इन सभी के लिए रशिया पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। तो हम दोनों ही तरफ से क्विट नहीं कर सकते, ना ही रशिया से और ना ही यूएसए से। हमें दोनों से अपने रिश्ते बनाकर रखने होंगे। अब यूएसए ऐसा क्यों कर रहा है आखिर? क्योंकि यूएसए नहीं चाहता है कि इंडिया या टर्की या कोई भी ऐसे कंट्रीज जो कि रशिया से हैवी फाइटर जेट्स ले रहे हैं या इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, वो लेकर यूएसए को आंख दिखाएं। एक तरह से अगर देखिए टर्की S-400 को परचेज करता है रशिया से, तो वो चैलेंज करेगा यूएसए के F-35 एयरक्राफ्ट सिस्टम को। यानी यहाँ पे यूएसए की पावर जो है वो कम हो जाएगी या फिर कोई उसे ललकार सकता है। तो यूएसए ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा। यहाँ पे हम S-400 के बारे में बात कर लेते हैं कि S-400 जो है वो रशिया का मोस्ट एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। सरफेस टू एयर है ये, याद रखना है आपको, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चाइना जो था वो फर्स्ट फॉरेन बायर था टू सील अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील विथ रशिया इन 2014 फॉर दिस सिस्टम। S-400 की डील सबसे पहले चाइना ने की थी रशिया से। ओके, बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। साथ ही साथ देखिए ये भी यूएसए से रिलेटेड है। रिसेंटली यूएसए हैज अनाउंस्ड दैट F1 एंड M1 वीजा होल्डर्स who are planning to take online only models will not be allowed to stay in USA. F1 M1 वीजा होल्डर्स क्या है? F1 वीजा उन लोगों को इशू किया जाता है जो कि यूएसए में फुल टाइम स्टूडेंट्स की तरह स्टडी कर रहे हैं, और M1 उनको दिया जाता है जो कि वोकेशनल या नॉन एकेडमिक स्टडीज के लिए यूएसए में रह रहे हैं। तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए कोविड-19 के दौरान क्या हो रहा है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ने अपने जो ऑफलाइन कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिए हैं। वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं आने वाले एकेडमिक सेशंस के लिए। तो यूएसए बोल रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स अब यूएसए में नहीं रह सकते जब तक कि कोविड-19 से निजात ना पाई जाए। यानी कि आप सब अपनी अपनी कंट्री में वापस चले जाइए, ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप घर बैठिए और वहीं से पढ़िए। ओके, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो $44.7 बिलियन कंट्रीब्यूट करते हैं यूएसए की इकोनॉमी में 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है फॉरेन स्टूडेंट्स का यूएसए में, और फर्स्ट पोजीशन पे है चाइना। तो अगर यूएसए ऐसा करता है तो उसे खुद भी काफी सारा इकोनॉमिक लॉस भुगतना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि अभी यूएसए में कंडीशंस जो है काफी ज्यादा वर्सन होती जा रही हैं, तो यूएसए चाहता है कि वहां के जो बाहर के जो छात्र हैं वो अपने अपने देश में वापस आ जाएं। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। An outbreak of bubonic plague in Mongolia, China and Far East Russia have emerged, caused mainly by।
जो बुबोनिक प्लेग है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए तरबगान मार्मोट, बी चिपमुंक्स, सी प्रेरी डॉग्स या फिर डी ग्राउंड स्क्वेरल। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए तरबगान मार्मोट, जो कि एक मार्मोट की स्पीसीज है। यहाँ पे देखिए प्लेग जो है वो इन सभी से हो सकता है, जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है बुबोनिक प्लेग की। तो ये अभी फिलहाल जो मंगोलिया चाइना में फैला है वो हुआ है मार्मोट की वजह से। अब मार्मोट क्या होता है? ये स्क्वेरल फैमिली को बिलोंग करता है और रोडेंशिया ऑर्डर में आता है। ठीक है, रोडेंट्स क्या होते हैं? ये जितने भी स्क्वेरल, रेट, रेबिट, ये सारी चीजें जो होती हैं ये रोडेंट्स फैमिली में आती हैं। ओके, अब मार्मोट्स जो है वो कोल्ड एनवायरमेंट्स में रहते हैं मोस्टली। ठीक है, और ये पाए जाते हैं यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में। साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ये पाए जाते हैं और इंडिया में ये मिलेंगे हमें हिमालयन मार्मोट और लॉन्ग टेल मार्मोट। ये दोनों ही हमें इंडिया में मिलते हैं, जो कि IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। मार्मोट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिमालयन इकोलॉजी में। क्यों? क्योंकि ये फूड प्रोवाइड करते हैं स्नो लियोपार्ड, रेड फॉक्स, हॉक्स और ईगल्स के लिए। अब ये जो मार्मोट्स हैं ये टोटली हर्बीवोर्स होते हैं, टोटली शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर्स की तरह काम करेंगे। प्लेग के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लेग जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। याद कर लीजिए, यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से प्लेग होता है, जो कि स्मॉल मैमल्स और फ्लीज में पाए जाते हैं। ये एनिमल और ह्यूमंस के बीच में ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, अगर कोई भी ह्यूमन इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आता है तो ये ट्रांसमिट हो जाता है काफी सारे टिश्यूज के थ्रू। काफी सारे टिश्यूज को ये इफेक्ट करेगा। ओके, ये जो है बैक्टीरियल जूनोसिस का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि हमने फर्स्ट आर्टिकल पढ़ा था जूनोटिक डिसीज का, तो जूनोटिक डिसीज का मतलब ही है ये एनिमल बॉर्न, और प्लेग जो है वो भी रोडेंट्स के थ्रू आया, तो ये भी बैक्टीरियल जूनोसिस का ही एक पार्ट है। अब प्लेग जो है वो दो तरह का होता है, एक तो बुबोनिक प्लेग और एक न्यूमोनिक प्लेग। बुबोनिक प्लेग क्या होता है? ये लिम्फ को इफेक्ट करता है। याद रखिएगा, बुबोनिक प्लेग लिम्फ को इफेक्ट करेगा, लिम्फ में सूजन आ जाती है, पेनफुल होता है काफी ज्यादा। और 14th सेंचुरी में जब बुबोनिक प्लेग आया था, जो अभी तक का सबसे बड़ा बुबोनिक प्लेग था, उसने लगभग 50 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था अफ्रीका, एशिया और यूरोप से। और 2000 से 2015 के बीच में जो प्लेग के कुछ केसेस आए थे, उसमें लगभग 3200 पीपल जो थे वो इन्फेक्टेड हुए और 584 डेथ्स हुई। इस बैक्टीरियल डिसीज को ब्लैक डेथ का नाम दिया गया, क्योंकि इसकी वजह से काफी डार्क स्वेलिंग्स आती हैं, जिन्हें बुबोस कहा गया। जो भी विक्टिम होता है इस डिसीज का, उसे स्वेलिंग आ जाती है, उसे ब्लैक डेथ कहते हैं। ठीक है, तो ब्लैक डेथ किसको कहते हैं? बुबोनिक प्लेग को, याद रखना है। अगला है न्यूमोनिक प्लेग। तो न्यूमोनिक प्लेग जो है वो लंग को इफेक्ट करता है। सीवियर लंग इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय इट। अब यहाँ पे आप देखेंगे न्यूमोनिया जब बच्चों को होता है तो वो उनके लंग्स में सूजन आ जाती है, इसीलिए हम उसे न्यूमोनिया कहते हैं। तो यहाँ न्यूमोनिक प्लेग आप याद रखोगे कि लंग को इफेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव अगेंस्ट प्लेग बैक्टीरिया। तो जो भी डायग्नोसिस किया जाता था पहले, वो अगर हम पहले से एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, तो इससे बचा जा सकता है और काफी जल्दी फिर ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम पहले से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो ये फीवर जो है न्यूमोनिक प्लेग, ये बुबोनिक प्लेग, ये बहुत ही कम समय में किसी इंसान की जान भी ले सकता है। बढ़ते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The National Gene Bank was notified in 1996-97 and is hosted by National Bureau of Plant Genetic Resources, New Delhi. Second है the Svalbard Global Seed Vault in Norway houses the world's largest collection of seeds. Third है India's Seed Vault is at Changla, Ladakh in the Himalayas. Fourth है ICAR
is a nodal organization in India for management of plant genetic resources. बताना है आपको कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ओनली 1 इज करेक्ट, सेकंड है ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, थर्ड है ओनली 3 and 4 और फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड कीजिए। सही आंसर जो है हमारा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। देखिए नेशनल जीन बैंक जो है वो 96-97 में आया था और ये NBPGR न्यू दिल्ली द्वारा होस्ट किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे सवलवर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट जो है वो नॉर्वे में है, जो कि लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ सीड्स, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। ओके, इंडिया का जो सीड वॉल्ट है वो चांगला लद्दाख में है, जो कि हिमालयाज में है, और ICR जो है वो नोडल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैनेज करती है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को। यहाँ पे हम डिटेल में बात करते हैं नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के बारे में। In order to promote the medicinal plant sector, the Government of India set up the National Medicinal Plant Board on 24 November 2000. याद रखिएगा 24 नवंबर 2000 में नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की स्थापना हुई थी, जो कि करेंटली वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत। ओके, यहाँ पे ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी अभी नोटिफाई किया कि नेशनल जीन बैंक जो है उसके अंतर्गत कई सारे जो प्लांट स्पीसीज हैं, मेडिसिनल प्लांट्स की स्पीसीज हैं, उन्हें रिस्टोर किया जाएगा और उन्हें कंजर्व किया जाएगा। जीन बैंक क्या होता है? कई सारी स्पीसीज जो होती हैं उनको पॉलन ग्रेन्स के थ्रू या उनके सीड्स के थ्रू उन्हें कंजर्व करने के लिए हमने स्टोर करके रखते हैं, ताकि आगे कभी भी जरूरत पड़े तो उनकी जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन भी कराया जा सके, या उन्हें फिर से जैसे कहीं पे मान लीजिए कोई स्पीसीज कम होती जा रही, घटती जा रही है, तो फिर हम उनकी जीन्स यूज करके उन्हें दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर प्राइम मिनिस्टर्स इनोवेशन अवार्ड? ऑप्शन ए जल जीवन मिशन, ऑप्शन बी फूड सेफ्टी मित्र FSM स्कीम, सी है प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव, डी ऑप्शन है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। आप सभी को पता होगा ये आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन डी, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जो है ये नॉमिनेटेड किया गया है प्रधानमंत्री इनोवेशन अवार्ड के लिए। यहाँ पर RUMS जो है वो लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट होगा एशिया कॉन्टिनेंट में। हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो हम शॉर्ट में देखेंगे। अब यहाँ पे इसके फायदा क्या क्या होगा? 2806 करोड़ इंडियन रुपी का बेनिफिट होगा सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, और 1700 करोड़ का बेनिफिट दिल्ली मेट्रो को यहाँ पे होने वाला है। क्यों? क्योंकि सोलर पावर यूज करेंगे जो कि सस्ती है, कंपैरेटिवली लोअर रेट्स हैं इसके। साथ ही साथ इन्वायरमेंट के लिए भी काफी अच्छा ये होगा, क्योंकि 15.4 लाख टन्स का रिडक्शन होगा CO2 एमिशंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस में, जिसके लिए हमें 2.6 करोड़ ट्रीज को प्लांट करना होता है हर साल। यानी कि अब हमें इतना नहीं करना पड़ेगा, करेंगे लेकिन हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, CO2 एमिशंस के थ्रू सब बराबर हो जाता है। ओके, फिर RUMS जो है वो सोलर एनर्जी लोएस्ट प्राइस पे प्रोवाइड कर सकेगा, 2.97 रुपीज पर यूनिट, इतने सस्ते दाम पर। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा फायदा होगा। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमसे आसमान IAS। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।